Morning everyone. Today we are going to study about biotechnology, its principles and processes. Now what is biotechnology? Biotechnology क्या है? Biotechnology can be defined as the use of microorganisms, plants or animal cells or their components to produce products and processes useful to humans. अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल सेल्स या फिर इन सब के कंपोनेंट्स को प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करता है, जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, यानी कि आर्टिफिशियली वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या सेल से कंपोनेंट्स निकालते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल होते हैं. अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है आपका EFB. EFB. Biotechnology is the integration of natural science and organisms, cells, parts thereof, and molecular analogues for products and services. अब अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन, ये जो यूरोपियन फेडरेशन है और बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या डिफाइन किया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, उसको एक डेफिनेशन दिया बायोटेक को कि इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस. ये एक इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स का या सेल्स का या उनके पार्ट्स का और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का. क्यों? ताकि ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब क्या है कि द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल एरिक इन 1919. आफ्टर नोइंग दैट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है बायोटेक्नोलॉजी, जो प्रोसेस है, the process of making products from animal cells या plants या microorganisms, that process is known as biotechnology. अब इसके अलग अलग principles होते हैं. Principles of biotechnology are based on the concept. अब क्या क्या concept है इसके? Genetic engineering. पहला आपका है genetic engineering is a technique. ये क्या है? एक टेक्निक है to alter the chemistry of जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल हम लोग जानते हैं क्या है? डीएनए, आरएनए, दीज आर द जेनेटिक मटेरियल. to introduce these into another organisms and thus change the phenotype of the host organisms. जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, एक टेक्निक है जिसमें जो केमिस्ट्री होता है, जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं या डीएनए हो गए या आरएनए हो गए, उनको किसी अदर ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उसका फेनोटाइप चेंज हो और होस्ट ऑर्गेनिजम्स का फेनोटाइप चेंज करते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक ह्यूमन है, ठीक है, और एन ऑर्गेनिजम्स, तो इसका कुछ ये हिस्सा हम लोग जेनेटिकली हटा दिए और दूसरे नए ऑर्गेनिजम्स में ये जेनेटिक मटेरियल जाके ऐड कर दिए, तो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाता है. अब सेकेंड क्या है? एडिक्वेट मेंटेनेंस of sterile condition to support growth of only desired microbes. Eukaryotic cells is in large quantities for manufacture of biotechnology products like antibodies, vaccines, enzymes, etc. अब जो दूसरा प्रिंसिपल है बायोटेक का, वो क्या है? जो एडिक्वेट मेंटेनेंस होता है, स्टेराइल कंडीशंस होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किसी भी माइक्रोब्स को मतलब ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है बायोटेक्नोलॉजिकली ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, एंजाइम्स बना सके, वैक्सीन बना सके. फॉर एग्जांपल अभी का सबसे मोस्टली कॉमन एग्जांपल जैसे हम लोग का कोरोना वायरस है, जिसको हम लोग कोविड 19 के नाम से जानते हैं. कोविड 19 कोरोना वायरस डिजीज which was found या introduced in
2019। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी जैसे वैक्सीनेशंस बन रहे हैं, तो वैक्सीनेशंस किससे बन रहे हैं? तो प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज की ही ये वैक्सीन बन के तैयार हो रहे हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं जैसे डेड कोरोना वायरस को क्या करते हैं, इसको या फिर कोरोना वायरस को टेक्निकली उसको वीकन करके हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं। और ये वैक्सीन क्या काम करता है? वैक्सीन से हम लोग जानते हैं क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है ताकि वो अपकमिंग जो डिजीज है, मान लो हमें बाहर से वो डिजीज मिल रहा है, तो अंदर जो वैक्सीन के थ्रू हम लोग का वायरस डाला गया है वो एंटीबॉडीज का काम करे और वो डिजीज से लड़े। दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द वे द वैक्सीन वर्क्स। तो यहाँ पे भी जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है वो भी बायोटेक्नोलॉजिकली ही बना है, बिकॉज ये भी आर्टिफिशियल फॉर्म से बना है, हम लोग के पास कोई नेचुरल फॉर्म नहीं है उसका। Now the techniques of genetic engineering includes the following। अब ये जो genetic engineering है, पहले हम लोग देखें कि फर्स्ट जो हम लोग का प्रिंसिपल है that is genetic engineering। अब इसमें क्या प्रोसेसेस होते हैं? पहला प्रोसेस है the creation of recombinant DNA by combined desired genes। अब जो DNA है उसको recombinant करना, उसको combine करना एक desired gene, जैसे ये आपका DNA है, DNA। अब इसको हम लोग कहीं से कट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग कट करते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये अदर होस्ट ऑर्गेनिजम्स में हम लोग को चाहिए, तो उतना ही रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, उसको हम लोग कंबाइन करेंगे। फिर उसके बाद हो गया आपका जेन ट्रांसफर। अब हम लोग जो मटेरियल है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। फिर मेंटेनेंस ऑफ डीएनए इनटू होस्ट एंड जेन क्लोनिंग। अब जैसे इसको अटैच करना है हम लोग को, तो हम लोग मेंटेन करेंगे डीएनए को और उसमें जेन क्लोनिंग करेंगे। अब क्या है द बेसिक स्टेप, अब जो नेचुरल बेसिक स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम लोग समराइज करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे जो डीएनए हमको अदर ऑर्गेनिज्म में चाहिए या अदर जेनेटिक मटेरियल में हमें चाहिए, मान लीजिए इतना पोर्शन हमें चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन हम लोग को चाहिए, तो हम लोग पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं हमको ये पोर्शन चाहिए। फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में, जो अदर ऑर्गेनिज्म से हम लोग लेंगे उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम लोग डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, अब ये क्या है कि हम अब मेंटेन करेंगे जो भी डीएनए है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए, अब उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे टू इट्स प्रोजेनी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स या होस्ट जीन। ओके, अब हम लोग जानेंगे द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो कंस्ट्रक्ट हुआ पहला आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए का, वो कैसे हुआ और किसने किया? It was achieved by linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium। ठीक है, ये पहले अचीव किया गया था या कंस्ट्रक्ट किया था किसमें? लिंकिंग करके जेन इनकोडिंग को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से, किसमें? विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेलिया टाइफीमुरेनियम। ठीक है, और ये किसने पहले किया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने पहले इसको अकम्प्लिश किया था इन 1972। They isolate the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid। वो कैसे किए थे ये आइसोलेशन, कैसे किए थे, आइसोलेट कैसे किए थे? जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जीन का, जिसको डीएनए को एक पोर्शन को, डीएनए का एक पोर्शन को प्लाज्मिड से कट किए थे। और ये कैसे कट किए थे? विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि
मॉलिक्यूलर सिजर के नाम पे कॉमनली हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन में इन द सेंटर या फिर एट द एंड में कट करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन, जो लोकेशन हम लोग को चाहिए वो लोकेशन पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक्ड टू द प्लाज्मिड। अब ये क्या था कि ये जो कट पीस किया था, जो हम लोग डीएनए को कट किए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको हम लोग लिंक करेंगे किससे, प्लाज्मिड डीएनए। और ये कैसे लिंक हो रहा है, बाय द डीएनए लाइगेज। ये जो एंजाइम है दैट इज नोन एज डीएनए लाइगेज, इससे ये जाके लिंक हो रहा है या हेल्प कर रहा है लिंक करने में। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट्स एज वेक्टर। अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर के रूप में काम करेगा, रोल करेगा टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए। अभी क्यों रोल कर रहा है एज अ वेक्टर, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट, ठीक है। When this DNA is transferred to E. coli, अब ये जो डीएनए है ये E. coli में जब ट्रांसफर होता है तो ये रेप्लिकेट करता है बाय यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज। अब जो पहले का जो था वो रेप्लिकेट नहीं किया, अब जब ये बन गया, एक वेक्टर तैयार हो गया, ट्रांसफर हो गया, उसमें नया पॉलीमरेज जो आ गया न्यू होस्ट का, तब ये रेप्लिकेट करेगा। डीएनए क्या करेगा, नया होस्ट का पॉलीमरेज से, डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा और बहुत सारा मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। अब ये जो मल्टीपल कॉपीज बनाने का एबिलिटी आया डीएनए में, अब ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जेन ऑफ इकोलाई को इन इकोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जेन इन इकोलाई। अब ये जो एबिलिटी हुआ इसका कॉपीज करने का, मल्टीपल कॉपी बनाने का, उसके बाद ये जब मल्टीपल कॉपी बना लेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोनिंग। अब ये क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, यानी कि ये जैसा वो बना रहा है रेजिस्टेंस को, किसमें, इकोलाई जेन में। अब क्या है, व्हाट आर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए कब हुआ था, 1972 में ये फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ था। कैसे तैयार हुआ था ये भी हम लोग जानेंगे। अब इसमें क्या क्या टूल यूज होते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कैसे हम लोग एक रिकम्बिनेंट डीएनए बना के तैयार कर सकते हैं। तो पहले आपको चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज चाहिए, फिर वेक्टर चाहिए, फिर जो भी कंपोनेंट होते हैं होस्ट ऑर्गेनिजम्स के वो सब आपको चाहिए। नाउ हम लोग जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स है या मॉलिक्यूलर सीजर्स जो है वो यूज क्या करते हैं, किस लिए यूज होते हैं, टू कट डीएनए, कटिंग करने के लिए, डीएनए को कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज होते हैं, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं। सीजर्स मतलब द यूज ऑफ सीजर इज टू फॉर कटिंग, तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं कॉमन वे में। ये हम लोग पहले भी देख लिए। अब जो दो एंजाइम्स हैं, दो एंजाइम्स होते हैं जो इकोलाई में प्रेजेंट हैं, जो इकोलाई से लिए गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं किस लिए, फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफैज। अब ये जो बैक्टीरियोफैज है उसका ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, कि नहीं ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा, ये आइसोलेट किया गया था कब, 1963 में। 1963 में ये आइसोलेट किया गया था। उसमें पहला जो था वो था जो मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए, वो था पहला एंजाइम। और दूसरा क्या था, जो एंजाइम डीएनए को सेगमेंट्स में कट किया गया था, जिस जो सेगमेंट्स में डीएनए को कट कर रहा था वो एंजाइम था, और पहला था मिथाइल ग्रुप ऑफ डीएनए। अब इसको हम लोग बाद में क्या नाम दिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। अब जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस था वो था हिंड 2। ये याद रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है कि पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, हिंड 2, was isolated by Smith, Wilcox and Kenley in 1968। 1968 में ये आइसोलेट किया गया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, जिसको हिंड 2 नाम दिया गया था। It was found that it always cut DNA molecules at a particular point। अब ये क्या देखा गया कि जो हिंड 2 है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, वो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जो कि था 6 बेस पेयर का,
उसमें इसको डीएनए को कट करता है। और इसको हम लोग बाद में क्या कहने लगे कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये जो स्पेसिफिक एरिया है या स्पेसिफिक बेस पेयर का सीक्वेंस है, इसको हम लोग रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहने लगे। अब बिसाइड हिंड 2 के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया। अबाउट कितना 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया, जिसमें अप्रॉक्स 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियाज रहते हैं जो अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस में कट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं डीएनए को और कट करते हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है आपका, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इसको नेमिंग देने का। और जो एंजाइम्स, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, जो क्लास से बिलोंग करते हैं एंजाइम्स को, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियेजेस। यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ नहीं है, न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब क्या है उसके बाद क्या होता है प्रोसेस में आपका आता है जो मैकेनिज्म होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, मैकेनिज्म होने का, एक्शन होने का प्रोसेस होता है। The first letter is derived from the genus name and the next two letters from the species name of prokaryotic cells from which enzymes are extracted. ये क्या हम लोग देखिए नेमिंग, ये हो गया आपका नेमिंग, ठीक है, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो पहला जो लेटर है वो डराइव्ड होता है किससे, जीनस नेम से, और नेक्स्ट टू जो होता है लेटर्स वो स्पीसीज नेम होता है of prokaryotic cells from which enzymes are extracted, ठीक है। फिर ये जो क्या होता है, रोमन नंबर्स आफ्टर नेम shows the order in which enzymes are isolated from the bacterial strain, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है इको आर आई, ठीक है। पहला जो लेटर है वो जीनस नेम है, पहला जो लेटर है ये क्या है, जीनस नेम, यानी कि ई इज द जीनस नेम, ठीक है। अब CO जो है ये स्पीसीज नेम है, प्रोकैरियोटिक का स्पीसीज नेम है, ठीक है। अब रोमन जो लेटर है, जो रोमन लेटर है, दिस इज द रोमन लेटर, ये क्या है, जो बैक्टीरियल स्टेन है इसको शो कर रहा है, जो आइसोलेट हुआ है उसको शो कर रहा है। अब ये फॉर एग्जांपल है इको आर आई कम्स फ्रॉम इस्चेरिया कोलाई RY13 and इको आर 11 from comes from E. coli R245 etc. इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं इसका, ठीक है, ये नेमिंग प्रोसेस। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, द न्यूक्लियस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। पहले हम लोग देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बन के तैयार हुआ, रिकमेंडेड एंजाइम्स बन के तैयार हुआ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियेसेस। अब ये न्यूक्लियेसेस कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहला टाइप है एक्सोन्यूक्लियेसेस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियेसेस। जो एक्सोन्यूक्लियस है दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड। हम जैसे बताए थे, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो कट कर रहे हैं डीएनए को, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ये एंड में कट कर रहे हैं, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो एंड्स में कट कर रहे हैं। अब जो एंडोन्यूक्लियस है सिर्फ वो स्पेसिफिक पोजीशन में विद इन द डीएनए कट करते हैं। मान लीजिए ये डीएनए है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है एंडोन्यूक्लियस का, तो यहाँ से यहाँ तक ये कट करें। Each restriction endonucleases recognize a specific palindromic nucleotide sequence in DNA. अब ये palindromic nucleotide sequence क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक्स में है मलयालम, ठीक है। इसको हम लोग अगर उल्टा करके लिखते हैं MALYAL, ये ऐसे भी सेम है, ऐसे भी सेम है, यानी कि जो सीक्वेंस है पहले से लेके लास्ट तक टू द एंड, या फिर 5 से, और 5 से लेके 1 तक सेम आपको नजर आएंगे,
ठीक है, जो सीक्वेंस है वो सेम नजर आएंगे। दिस इज नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है डीएनए में, द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, अब इसको हम लोग कोई वर्ड नहीं देखते, हम लोग जो बेस पेयर का सीक्वेंस होता है उसको देखते हैं एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस nucleotide that reads the same on the two strands when orientation of reading kept in same। ये सेम चीज आपको यहाँ पे बताया गया कि जो सीक्वेंस है बेस पेयर का वो सेम रीड करता है दोनों स्ट्रैंड्स में जब ओरिएंटेशन होता है ऑफ रीडिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड। देखो ये दोनों जो स्ट्रैंड है इसमें सेम ही सीक्वेंस है, फ्रॉम डायरेक्शन 5 to 3 और 3 to 5 सेम सीक्वेंस है। यहाँ पे लास्ट है, ये भी लास्ट है, ठीक है, ये एकदम पलट गया। फिर ये ए है, फिर यहाँ पे फिर टी है, फिर सी है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर हम लोग कोई भी बेस पेयर बनाएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ए टी सी जी, ये जो आपका बेस पेयर सीक्वेंस है इसका उल्टा क्या होगा, टी के ऑपोजिट ए के ऑपोजिट होगा आपका टी, टी के ऑपोजिट होगा ए, सी के ऑपोजिट होगा आपका जी एंड जी के ऑपोजिट होगा सी, ठीक है। ये इस तरह से आपका सीक्वेंस बनता है। अब देखो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एक डीएनए हम लोग को नजर आ रहा है, दिस इज अ डीएनए सीक्वेंस। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इको आर आई का, ये पोर्शन हम लोग कट कर रहे हैं। कहाँ से, यहाँ से आपका सीक्वेंस कट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी आपका कट हो गया, बीच में दोनों सीक्वेंस कट हो गया। आपका कौन कौन सा हिस्सा डिसअपेयर हो गया, आपका जो इको आर आई वाला हिस्सा था उसका ऊपरी हिस्सा कट हो गया, दिस हिस्सा, एंड इसका निचला हिस्सा इस डीएनए का। अब ये क्या है, ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो स्टिकी एंड्स, ये जो स्टिकी एंड्स है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये आप दोनों जाके अटैच कर जाएगा, ठीक है, दोनों जाके ज्वाइन कर जाएगा। अब ज्वाइन करने के बाद एक नया रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार करेगा होस्ट ऑर्गेनिजम्स में या होस्ट जीन में, ये नया डीएनए सीक्वेंस तैयार हो गया, ठीक है। अब कलर से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे इसमें रेड कलर आपको शो कर रहा है, इसमें ब्लू कलर शो कर रहा है। रेड कलर में आपका ऊपर का जो डीएनए सीक्वेंसेस है वो है, और ब्लू में आपका नीचे का डीएनए सीक्वेंसेस है। अब ये दोनों जाके ज्वाइन कर गया, मिलके एक नया रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। Restriction enzymes cut the strand of DNA with a little away from the center of a palindromic site, but between the same two bases on the opposite strand। अब जो restriction enzymes है वो DNA strand को थोड़ा दूरी पे कट करता है, जो पैलिंड्रोमिक साइट होता है या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है उसके थोड़ा सा लिटिल अवे वो डीएनए को कट करता है, लेकिन इन बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड, दोनों ही जो बेस पेयर है उसके बिटवीन में ही ये कट करेगा, थोड़ा दूर करेगा बट इन बिटवीन ही करेगा। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। अब ये क्या करेगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है उसको द एंड में छोड़ देता है। There are overhanging stretches called sticky ends। हम लोग फिगर में देखिए जो सिंगल हैंडेड स्ट्रेचेस है उसको हम लोग स्टिकी एंड्स बोलते हैं। वन स्ट्रैंड एज गिवन इन अबव फिगर, जो हम लोग फिगर अभी देखिए उसमें हम लोग देखिए कि ये डीएनए पोर्शन है, इसका ऊपर का पोर्शन यहाँ पे आपका स्टिकी एंड्स है, यहाँ पे आपका स्टिकी एंड्स है। अब इसको these are named so because they are formed from hydrogen bonds with their complementary cut counterparts। अब इसको sticky ends क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं और ये कट करते हैं काउंटरपार्ट्स को, complementary counterparts। The stickiness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase। अब ये जो है, ये जो एंड है, स्टिकीनेस का एंड है, वो फैसिलिटेट करते हैं डीएनए एंजाइम्स का लाइगेज का
लाइगेज से फैसिलिटेट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। अब जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है ये क्यों यूज होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में? टू फॉर्म द recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources या genomes. The sticky ends are complementary to each other when cut by same restriction enzyme, therefore can be joined together end to end using DNA ligase. अब ये जो sticky end है ये complementary होते हैं, एक दूसरे से जो अटैच होते हैं या कट करने के बाद सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ये अटैच होते हैं, इसलिए वो एंड टू एंड मतलब एंड टू एंड अटैच होते हैं with the use of DNA ligase. That's all for today. If you have any questions, you can ask me in this email. Thank you very much.